हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद कविता में। तो आज का हमारा टॉपिक है उपकल्पना की परिभाषा और इसकी अभिलाक्षणिक विशेषताओं का वर्णन करें। तो आज हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि उपकल्पना का परिभाषा और इसकी जो अभिलाक्षणिक विशेषता है उसको देखेंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो देखिए 2017 में, 2018 में, 2020 में, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है हमारा, उसको देखते हैं। अच्छी उपकल्पना की विशेषताएं बताइए। तो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे उपकल्पना की परिभाषा और उसकी अभिलाक्षणिक विशेषता और अच्छी उपकल्पना की विशेषता। तो देखते हैं, किसी भी सामाजिक अनुसंधान को आयोजित तथा क्रियान्वित करने के लिए सामान्यतः कोई ना कोई आधार अवश्य ही ढूंढा जाता है जिसके विषय में हम अध्ययन करना चाहते हैं, और इसी प्रकार प्रस्तावित रूपरेखा को आधारित करना उचित एवं सुविधाजनक भी रहता है। जब तक कोई आधार न बनाया जाए तब तक सामाजिक अध्ययन की समस्या का निश्चय ही नहीं हो सकता। अतएव प्रायः एक किसी पूर्व विचार या पूर्व कल्पना को भी अध्ययन विषय के साथ ही चयन कर लिया जाता है। इसीलिए इसे अधिकतर प्रकल्पना इसमें कोष्टक में करके दिया है, आप देख सकते हैं इसका पूरा दिया है। बराबर होता है प्रारंभिक प्लस कल्पना, अर्थात प्रारंभिक और कल्पना को मिलाकर प्रकल्पना बनता है, या कभी कभी उपकल्पना या परिकल्पना के नाम से ही पुकारा जाता है। अर्थात इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी सामाजिक अनुसंधान की जो आयोजित क्रियान्वित करने के लिए जो सामान्यतः कोई आधार है या कोई उसे क्या किया जाता है, आवश्यक ढूंढना पड़ता है, मतलब ढूंढना आवश्यक हो जाता है। अर्थात अगर कोई सामाजिक अनुसंधान है उसे आयोजित करना है या उस क्रिया में लाने के लिए कोई ना कोई क्या आधार अवश्य ढूंढा जाता है जिसके विषय में हम क्या करते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, और उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है जो सुविधाजनक होती है उसके अध्ययन करने में। तो जब कोई आधार नहीं बनाया जाता है तब सामाजिक अध्ययन की समस्या क्या हो जाती है, निश्चित ही नहीं हो सकता है। अर्थात निश्चित हो जाता है कि जब जिस चीज़ की हम उपकल्पना कर रहे हैं वो बिना किसी आधार के अगर कोई खोज हुआ है तो उसकी क्या है कि जो सामाजिक अध्ययन की समस्या है वो निश्चय ही नहीं हो सकता है। तो इसीलिए किसी पूर्व विचार या पूर्व कल्पना को अध्ययन विषय के साथ साथ ही चयन कर लिया जाता है, और इसीलिए इससे अधिकतर प्रकल्पना या कभी कभी उपकल्पना या परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा उपकल्पना की परिभाषा। तो उपकल्पना की परिभाषा में हम देखते हैं, सामाजिक अनुसंधान को वैज्ञानिक रूप प्रदान करने में प्रकल्पना का निर्माण आवश्यक होता है। अध्ययन विषय का चयन कर लेने के पश्चात उसका कोई आधार ढूंढना पड़ता है जो प्रायः किसी कल्पना अथवा पूर्व अनुभव के रूप में होता है। अर्थात जो उपकल्पना है उसकी परिभाषा क्या होती है, हमने आपको अवधारणा और उपकल्पना के अंतर में ही बता दिया था कि शोधकर्ता या अनुसंधान शुरू करने से पहले और अनुसंधान के कारणों और उसके परिणामों के बारे में शोधकर्ता को जो एक निश्चित आकलन या अवधारणा बनाता है उसे ही उपकल्पना के नाम से जाना जाता है। अर्थात जब कोई शोधकर्ता शोध कार्य करने से पहले, अनुसंधान शुरू करने से पहले अनुसंधान के जो कारण होते हैं, अर्थात अगर हम ये शोध कर रहे हैं तो किस कारण से कर रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा, जब उसके बारे में सोचता है और एक निश्चित आकलन करता है तो क्या करता है, उसी को उपकल्पना के नाम से जाना जाता है। तो यही इसमें दिया है कि अथवा पूर्व अनुभव के रूप में, अर्थात जो शोधन कार्य हुआ है उसके पूर्व कि अगर हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और करने के बाद उसका परिणाम क्या होगा, यही दिया है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उपकल्पना बोलते हैं। तो उपकल्पना का परिभाषा यही हुआ है। फिर अब हम इसमें आगे देखते हैं कुछ
समाजशास्त्रियों ने अपने अपने विचार दिए हैं, तब उनको देखते हैं हम इसमें हम देखते हैं लुंड वर्ग का। तो लुंड वर्ग के अनुसार उपकल्पना एक सामाजिक तथा काम चलाऊ सामान्यीकरण अथवा निष्कर्ष है जिसकी सत्यता की परीक्षा करना शेष रहता है। अपने बिल्कुल प्रारंभिक चरणों में प्रकल्पना कोई मनगढ़ंत अनुमान, कल्पनापूर्ण विचार अथवा सहज्ञान इत्यादि कुछ भी हो सकता है जो क्रिया अथवा अनुसंधान का आधार बन जाता है। अर्थात लुंड वर्ग कहते हैं कि उपकल्पना जो है एक सामाजिक और काम चलाऊ सामान्यीकरण है, अर्थात निष्कर्ष है जिसकी सत्यता की अभी परीक्षण नहीं हुई रहती, अर्थात परीक्षण विशेष रहता है, सत्यता की जांच नहीं हुई रहती है, जो प्रारंभिक चरणों में क्या होती है, मनगढ़ंत या अनुमान या आप कह लीजिए कल्पनापूर्ण ऐसे विचार होती हैं जो क्रिया और अनुसंधान का जो आधार बन जाता है। अब हम इसमें देखते हैं गुड्डे तथा हट, इनके अनुसार देखते हैं कि उपकल्पना एक ऐसी मान्यता होती है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जाता है। अर्थात गुड्डे और हट का कहना है कि उपकल्पना एक मान्यता होती है जिसकी सत्यता को, अर्थात ये सत्य है या नहीं है, इसको सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जाता है। फिर हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं श्रीमती संघ के द्वारा। तो इनके अनुसार हम देखते हैं एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है कार्यवाहक प्रकल्पना माना जाता है। तो श्रीमती संघ का कहना है कि यह एक कार्यवाहक के विचार के रूप में क्या होती है, उपयोगी खोज का आधार बनती है और यही कार्यवाहक जो है वो प्रकल्पना माना जाता है। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा इसमें उपकल्पना की विशेषता। तो अब हम उपकल्पना की विशेषता देखते हैं। तो इसमें है गुड्डे एवं हट ने अपनी कृति मेथड इन सोशल रिसर्च में उपकल्पना की 5 निम्नलिखित विशेषताओं को बताया है। अर्थात जो गुड्डे और हट हैं वो अपनी कृति मेथड इन सोशल रिसर्च में उपकल्पना की 5 विशेषता को बताए हैं। तो हम देखते हैं वो क्या है। पहला है स्पष्टता, दूसरा है अनुभव सिद्धता, तीसरा है विशिष्टता, चौथा है उपलब्ध प्रविधियों से संबंध और पांचवा है सिद्धांतों से संबंधित। तो अब हम देखेंगे उपकल्पना की जो कुछ समान विशेषता है तो उसे अब हम देखेंगे। तो इसमें हम पहला देखते हैं जो हमारा विशेषता है, उसमें पहला देखते हैं उपकल्पनाएं सरल एवं अध्ययन विषय के अनुरूप होनी चाहिए। यदि अध्ययनकर्ता अपनी अध्ययन समस्या से भली भांति परिचित है एवं वैज्ञानिक प्रकृति वाला है तो वह सुगमता से उपकल्पना का निर्माण करता है। फिर इसमें हम दूसरा देखते हैं उपकल्पना अनुसंधान कार्य का मार्ग निर्देशन करने वाली होनी चाहिए, अन्यथा अनुसंधानकर्ता जिन तथ्यों को एकत्रीकरण करेगा उनमें से अधिकांश अनुपयोगी होंगे। फिर हम इसमें तीसरा देखते हैं उपकल्पनाओं में अवधारणात्मक स्पष्टता होनी चाहिए, अर्थात उनमें एक तो अवधारणाएं, उनके शब्द एवं विचारधाराएं स्पष्ट एवं भ्रम रहित होनी चाहिए। अर्थात जो उपकल्पना है उसका जो अवधारणात्मक अर्थात जो संशोधन करता है वो जो शोध किया हुआ है उसको अपने एक स्पष्ट भाषा में, सटीक भाषा में छोटा करके 1 या 2 शब्दों में जो वो विचार प्रकट करता है, अर्थात उस जो समस्त खोज होती है उसको 1 या 2 शब्दों में जब वो व्यक्त करना चाहता है तो उस 1 या 2 शब्द में, जिसको हम क्या कहते हैं उपकल्पना कहते हैं, उसमें वो क्या होती है कि उसमें अस्पष्टता होनी चाहिए, अर्थात उसमें कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए, उसका 2 अर्थ नहीं निकलना चाहिए, वो स्पष्ट होना चाहिए। फिर हम इसमें देखते हैं उपकल्पनाएं विशिष्ट होनी चाहिए ना कि सामान्य, अर्थात उपकल्पना तो सदैव अध्ययन समस्या के किसी विशिष्ट पक्ष से संबंधित होनी चाहिए। फिर हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं 5वां उपकल्पनाओं में ऐसे पूर्व विचार एवं अवधारणाएं होती हैं जिनकी सत्यता की जांच वास्तविक तथ्यों के आधार पर की जा सकती है एवं उनमें किसी प्रकार की
आदर्शमकता नहीं होनी चाहिए। फिर हम इसमें छठा देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं उपकल्पना को आवश्यक एवं उपलब्ध पद्धतियों के अनुरूप होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो उपकल्पना को अव्यावहारिक माना जाता है। तो इसमें हम देखते हैं गुड्डे एवं हट। इसमें लिखते हैं कि जो सिद्धांत शास्त्री यह भी नहीं जानता कि उसकी उपकल्पना की परीक्षा के लिए कौन कौन सी पद्धतियाँ उपलब्ध हैं, वह व्यवहारिक प्रश्नों का निर्माण में असफल हो जाएगा। अर्थात गुड्डे और हट लिखते हैं कि जो सिद्धांत शास्त्री जो सिद्धांत को प्रतिपादित कर रहा है, अगर वह नहीं जानता है कि उपकल्पना की परीक्षा के लिए कौन कौन सी पद्धति उपलब्ध है, तो वो अगर कोई प्रश्न का निर्माण करता है तो क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। फिर हम इसमें सातवां देखते हैं कि उपकल्पनाएं वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। अर्थात इनमें अनुसंधानकर्ता को आदर्श मूल एवं स्वयं की भावनाओं को महत्व न देकर उन्हें वस्तुनिष्ठ आधारों पर निर्मित करना चाहिए। फिर हम इसमें आठवां देखते हैं उपकल्पना जब पूर्व निर्मित सिद्धांतों से संबंधित होती है तो निरंतरता अध्ययन के आधार पर रूप से बनी रहती है। नई एवं अलग अलग तरह की उपकल्पनाएं वैज्ञानिकता के लिए कम सफल होती हैं। गुड्डे एवं हट का कहना है कि एक विज्ञान तभी संचय बन सकता है जब वह उपलब्ध तथ्यों तथा सिद्धांत समूह पर पूर्ण रूप से लागू होता है। तो अब हम इसमें देखते हैं नौवां, उपकल्पना प्रस्तुत अध्ययन समस्या का पर्याप्त उत्तर होनी चाहिए। अर्थात जो अध्ययन समस्या अनुसंधानकर्ता के सामने है उसका पर्याप्त उत्तर उपकल्पना द्वारा प्राप्त होना चाहिए। तो ये हमारा उपकल्पना की विशेषताएं थी। अब हम देखेंगे उपकल्पना की अस्पष्टता। तो उपकल्पना की स्पष्टता में हम देखते हैं कि उपकल्पना में निहित विचारों को स्पष्टतया विशेषण होना चाहिए। अर्थात उपकल्पना का स्पष्ट होना आवश्यक है। यदि उपकल्पना स्पष्ट नहीं होगी तो अध्ययन इधर उधर बिखर जाएगा। अर्थात जो उपकल्पना है, जो शोध हुआ है, अगर उसको हम सटीक रूप से अर्थात स्पष्टता से नहीं बताएंगे, एक अर्थ में नहीं बताएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसका जो अध्ययन है वो स्पष्ट नहीं होगा और इधर उधर बिखर जाएगा। तो अब हम देखेंगे उपकल्पना के महत्व। तो उपकल्पना के महत्व में हम फर्स्ट हेडिंग देखते हैं, उपकल्पना अध्ययन में निश्चितता स्थापित करती है। ये हमारा हेडिंग है। अब इसमें हम देखते हैं उपकल्पना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसमें स्वयं में निश्चितता का तत्व या गुण पाया जाता है। इसके फलस्वरूप अध्ययन की एक स्पष्टता प्राप्त होता है। फलस्वरूप अनुसंधानकर्ता को यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि उसे क्या क्या करना है, किन किन तथ्यों को एकत्रित करना है और किन किन तथ्यों को छोड़ना है। स्वयं गुड्डे एवं हट ने लिखा है कि उपकल्पना यह बल लाती है कि हम किसकी खोज कर रहे हैं और किस उपकल्पना के अध्ययन कार्य को निश्चित प्रदान करने के परिणाम स्वरूप अध्ययन कार्य में यथार्थता बढ़ जाने की संभावना रहती है। अर्थात जो उपकल्पना अध्ययन में निश्चितता स्थापित करने का जो हमारा हेडिंग है उसमें हम देखते हैं कि उपकल्पना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी यह होती है कि वह स्वयं में क्या होती है, निश्चितता का गुण उसमें होता है। क्योंकि जो उपकल्पना है वो शोध करने के बाद उसे एक या दो शब्दों में व्यक्त करना चाहती है और व्यक्त कर लेती है तो उसे ही उपकल्पना करते हैं। अर्थात वो शोध कर चुकी है, अर्थात वो निश्चित है जो शोध कर चुकी है। तो यही दिया है कि उपकल्पना की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उसमें स्वयं में निश्चितता का तत्व या गुण पाया जाता है, जिसके लिए वो क्या है, अध्ययन में एक स्पष्टता प्राप्त होती है और उससे उसे क्या करना है, कैसे करना है, किन किन तथ्यों को एकत्रित करना है, किन तथ्यों को छोड़ना है, ये सारे गुण उसमें पाए जाते हैं। अर्थात ये सारे बल वो लाती है। वो किसकी खोज कर रही है और उपकल्पना के जो अध्ययन कार्य हैं उसे निश्चितता प्रदान करने के परिणाम स्वरूप अध्ययन कार्य में यथार्थता बढ़ जाने की संभावना रहती है। अर्थात जब उसका निश्चित रहता है कि क्या अध्ययन करना है, किन तथ्यों को छोड़ना है, तो इससे क्या होती है, उसकी संभावना बढ़ जाती है कि इसके अध्ययन का परिणाम क्या होगा।
फिर हम इसमें देखेंगे जो हमारा दूसरा हेडिंग है, उसमें देखेंगे कि उपकल्पना अध्ययन क्षेत्र को सीमित करने में सहायक होती है। अर्थात इसमें ये बताया गया है कि जो उपकल्पना उसका अध्ययन क्षेत्र एक प्रकार का मतलब सीमित करना क्या हो जाता है, उसका संभव हो जाता है। अर्थात जो अध्ययन क्षेत्र है वो सीमित करना संभव हो जाता है। और इसमें ये कहा जाता है कि जो अनुसंधान करता है वो किसी एक तथ्य पे ही क्या करता है, अध्ययन करता है। अर्थात जब अध्ययन करने की जब शोध की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो वो शोध करता है क्या, पहले तो उसको कई शाखाओं में बांट देता है, फिर वो किसी एक शाखा का ही क्या करता है, अध्ययन करता है, और उस एक शाखा में वो बहुत गहराई तक नहीं जाता है। अर्थात एक शाखा में जो विभिन्न खोज होते हैं, जो तथ्य होते हैं, वो उन सभी तथ्यों पे क्या है, शोध करता है। किसी एक तथ्य को पहले नहीं करता है, सारे तथ्यों को पहले मान लीजिए एक तथ्य को किया, उसमें कुछ मिल गया, फिर दूसरे तथ्य को करेगा, उसमें आगे नहीं करेगा, वो ऐसे करेगा कि सारे का जो अर्थ है वो स्पष्ट होता जाए। तो इस दूसरे हेडिंग में जो दिया उपकल्पना अध्ययन क्षेत्र को सीमित करने में सहायता होती है, इस हेडिंग में यही है कि जो अनुसंधान करता है वो किसी एक क्षेत्र के एक ही तथ्य को क्या करता है, शोधन कार्य करता है। फिर हम इसमें देखते हैं तीसरा हेडिंग जो है हमारा, उपकल्पना अनुसंधान की दिशा निर्धारित करती है। अर्थात इसमें हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले क्या है, जो हमारा महत्व है या कोई भी चीज़ हो, जब हम इसके पहले भी जो क्वेश्चन बनाए हैं उसमें हम देखे हैं कि जो हेडिंग होते हैं वो क्रमबद्ध होते हैं, जितने भी शोध के लिए हों तो क्या होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं। तो पहले हेडिंग में हमने पढ़ा है जिसमें था कि उपकल्पना अध्ययन से निश्चितता स्थापित करती है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा है कि इसमें जो अनुसंधान करता है अर्थात जो शोध करता है वो इसमें स्पष्ट करता है कि हमें क्या क्या करना है, किन किन तथ्यों को एकत्रित करना है और किन तथ्यों को छोड़ना है, अर्थात किस पे शोध करना है, किस पे नहीं करना है, ये करता है। फिर दूसरे हेडिंग में हम देखते हैं कि जो अनेक जो शाखाएं होती हैं उनमें से किसी एक शाखा के अनेक तत्वों पे क्या करता है, अध्ययन करता है। अब हम जो तीसरा हेडिंग देख रहे हैं उसमें क्या है कि जो शोध करता है, जो अनुसंधान करता है, वो किसी एक ही विषय पे विशिष्ट पहलू पे अपना ध्यान केंद्रित करता है। अर्थात किसी एक ही जो तथ्य है वो एक ही तथ्य के पहलुओं पे अपना ध्यान केंद्रित करता है और उसी का अध्ययन करता और उसी के दिशा में बढ़ता चला जाता है। तो इसी के अर्थ में कहा गया है कि जो उपकल्पना है वो अनुसंधानकर्ता के लिए एक ध्रुव तारे का काम करती है, क्योंकि उपकल्पना के आधार पे अनुसंधानकर्ता यह जानता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना, उसके लिए क्या काम की चीज़ है, क्या निरर्थक अर्थात क्या काम की चीज़ नहीं है, उसे किस दिशा में अपनाया जाना चाहिए, किस दिशा में नहीं अपनाया जाना चाहिए, किस प्रकार का केवल अध्ययन क्षेत्र ही लक्ष्य की स्पष्टीकरण करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें देखी जाती हैं। अर्थात जो उपकल्पना अनुसंधान की दिशा निर्धारित करता है, इस हेडिंग में हम यही देखते हैं। तो जो वैज्ञानिक हैं उनके धारणा के अनुकूल ये हो जाता है कि हमें किस दिशा में अध्ययन करना है, किस में नहीं करना है। फिर हम इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग अपना चौथा हेडिंग देखेंगे। तो चौथा हेडिंग है हमारा, कल्पना उद्देश्य को स्पष्ट करती है। तो इसमें तो हम देखते हैं हेडिंग से ही स्पष्ट है, जो कल्पना है वो उद्देश्य स्पष्ट करती है। तो इसमें बताया गया है कि उपकल्पना एक ऐसा मापदंड स्थापित करती है कि जिससे वो बात को स्पष्ट हो जाती है। अर्थात क्या अध्ययन हुआ है ये स्पष्ट हो जाता है, या जो अध्ययन करना उसका उद्देश्य क्या है, क्या उसका उद्देश्य नहीं है। और कुछ अध्ययन उद्देश्य ऐसे होते हैं जिसका एक ही उद्देश्य नहीं होता, बहुउद्देशीय होता है। तो अगर अनुसंधानकर्ता जो अध्ययन करता है उसकी सामग्री संकलन अर्थात इकट्ठा करने में अगर कठिनाई नहीं होती है तो वो कई स्रोतों में आवश्यक सूचना प्राप्त कर सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है तो जो अध्ययनकर्ता की जो सामग्री संकलन है वो क्या होती है, कठिनाई नहीं होती है और कई स्रोतों को क्या होती है, सूचना प्राप्त करता है। कई बार अनुसंधानकर्ता उद्देश्य स्पष्ट करने में क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। अर्थात वह उस उद्देश्य को स्पष्ट नहीं कर पाता है, वो भटकने लगता है
और इससे वो जो भी कार्य किया रहता है, जो भी श्रम परिश्रम किया रहता है, उसका लाभ नहीं होता है। और जो है उपकल्पना उसकी क्या हो जाती है, दोष से मतलब भर जाती है, अर्थात वो सफल नहीं होती है। तो उपकल्पना जो है वो इन जो मुख्य दोष है उससे बचाती है, अर्थात वो असफल नहीं होने देती है। नेक्स्ट हम इसमें अपना 5वां हेडिंग देखते हैं, उपकल्पना उपयोगी तथ्यों के संकलन में सहायक होती है। तो उपकल्पना उपयोगी तथ्यों के संकलन में सहायक होती है। इस हेडिंग में हम देखते हैं कि जब कोई सामाजिक घटना व समस्या अध्ययन करते समय अनुसंधानकर्ता के सामने ऐसी अनेक प्रकार के तथ्य आते हैं, अर्थात अनेक प्रकार की समस्या आती है कि किन तथ्यों की उपयोगिता अनुपयोगिता को समझ पाना क्या संभव है, असंभव है, या किस तथ्यों पे हमें अध्ययन करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। इसके जो परिणाम होते हैं वो क्या होते हैं, अव्यवस्थित और अवैज्ञानिक बना सकते हैं। तो इस स्थिति में उपकल्पना की सहायता से यह निश्चित करना आसान हो जाता है कि किन तथ्यों को हमें एकत्रित किया जाना चाहिए और उससे सरलता से छोड़ा जाना चाहिए। तो उपकल्पना जो है वो अध्ययन करता है उस पर नियंत्रण बनाए रखती है और अध्ययन में वैज्ञानिक बनाने में सहायता देती है। नेक्स्ट हेडिंग इसमें हम देखते हैं, उपकल्पना तर्क संगत निष्कर्षों में सहायक होती है। तो इसमें हम देखते हैं जो उपकल्पना है उसके द्वारा जो अनुसंधान करता है वो कार्य क्या करता है, प्रारंभ करने लगता है और पहले ही काम चलाऊ निष्कर्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है, अर्थात वो क्या कर रहा है उसका काम चलाऊ निष्कर्ष दे देता है। उसके बाद से निष्कर्ष सत्य है नहीं सत्य है इसका परीक्षण बाद में एकत्रित किया जाता है, वो तथ्यों के आधार पर किया जाता है। फिर दिया है कि उपकल्पना से संबंधित निष्कर्ष जो है वो क्या होते हैं, प्रमाणित होते हैं, अर्थात जो निष्कर्ष निकलता है उसे सिद्ध करना पड़ता है, उसे प्रमाणित करना पड़ता है, तो वो निष्कर्ष क्या होते हैं, प्रमाणित होते हैं। और तब उस नियम को स्वीकार किया जाता है। जब कोई तथ्य का निष्कर्ष निकाला जाता है तो वो प्रमाणित किया जाता है कि हाँ ये सत्य है। फिर अगर पता चल जाता है कि वो सत्य है तब उसे क्या किया जाता है, उस नियम को स्वीकार कर लिया जाता है। और इसी के आधार पर कहा जाता है कि यदि उपकल्पना का सावधानी से निर्माण कर लिया जाए तो उपयुक्त जो तर्क संगत निष्कर्ष है उसे निकालने में अत्यधिक सहायता होती है। फिर हम इसमें अपना नेक्स्ट हेडिंग 7वां हेडिंग देखेंगे। तो 7वां हेडिंग है हमारा उपकल्पना निष्कर्ष निकालने में सहायक होती है। तो इसमें हम देखेंगे और ये हमारा लास्ट हेडिंग भी है। तो जो प्रमुख जो शोध हुए हैं कैसे कैसे हुए हैं ये हम पढ़ लिए। तो इसमें हम निष्कर्ष देखेंगे कि जो शोध हुआ है उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो देखते हैं कि जो उपकल्पना उसके निर्माण के बाद जो संबंधित तथ्य होते हैं संकलन करते हैं तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो उपकल्पना है वो सही है या गलत है, अर्थात निष्कर्ष से ये जो क्या होता है, सिद्ध हो जाता है कि जो उपकल्पना हम किए हैं, जो खोज किए हैं वो सही है या गलत है। यदि सही है तो हम सिद्धांत का निर्माण करेंगे और कुछ अनुसंधानों के लिए आधार बन जाते हैं। यही अगर गलत सिद्ध भी होती है तो हमें वास्तविकता का पता चलता है, अर्थात अगर जो शोध हुआ है वो गलत हो जाता है तो वास्तविकता का हमें पता चल जाता है। तो इसी क्रम में जो पीवी यंग है वो कहते हैं कि वैज्ञानिकों के लिए एक नकारात्मक परिणाम उतना ही महत्वपूर्ण और रोचक होता है जितना कि सकारात्मक परिणाम होता है। अर्थात वो कहते हैं कि जो वैज्ञानिक हैं अगर वो सत्य की खोज किए हैं तो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वो असत्य का उनको खोज में मिला है, अर्थात जो गलत परिणाम जो मिले हैं वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दोनों ही अवस्था में हमें सत्य का ही ज्ञान होता है, अर्थात दोनों अवस्था में इसलिए होता है कि जो सत्य है वो किस कारण सत्य है और जो असत्य है वो किस कारण असत्य है। तो दोनों ही रूप में हमें क्या होता है, सत्य का ज्ञान ही होता है। तो जो उपकल्पना है वो क्या है, संभव है। और जो पीवी यंग है वो उनके अनुसार यही है कि जो उपकल्पना की उपयोगिता है, अनुसंधानकर्ता की जो उपयोगिता है वो क्या निम्नलिखित बातों पे निर्भर करती है। तो इसमें उन्होंने जो बातें बताई हैं वो कितनी, 3 बातों पे निर्भर करती है। तो पहला है तीक्ष्ण अवलोकन, दूसरा है अनुशासित कल्पना व सृजनात्मक चिंतन, फिर तीसरा है कुछ निरूपित सैद्धांतिक स्वरूप। तो ये क्वेश्चन यही समाप्त हो जाता है। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।